ओके दोस्तों, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान दो। क्या है इसमें, लेट्स सी। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि फिक्स है, ठीक है। यहां पे जो प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, ये मूव नहीं कर सकता है, यानी यहां से वो फिक्स किया हुआ है। अब मान लो इसके ऊपर यहां पर एक हॉलो स्फीयर रखा हुआ है, इट इज अ हॉलो स्फीयर, ठीक है। ये वाला हॉलो स्फीयर का जो मास है वो है m, जो रेडियस है वो है r, ठीक है। ये वाला सफिशिएंटली रफ है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और इसके कारण ये हॉलो स्फीयर जो है वो हमारा प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट करता है। हमारा हॉलो स्फीयर जो है वो यहां पर एक प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो मान लो ये वाला हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वो थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाता है, यानी जो वर्टिकल हाइट कवर करता है, दैट वर्टिकल हाइट कवर्ड इज इक्वल्स टू h, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड VCM ओमेगा एट दिस इंस्टेंट। पहला तो ये फाइंड आउट करो इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है और ओमेगा कितना है। इसके अलावा और भी जो फाइंड करो पूरा प्रोसेस के दौरान, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण ये प्योर रोलिंग होना संभव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला हॉलो स्फीयर का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी क्या है, मेरे पास ये हॉलो स्फीयर है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है लाइक दिस, ठीक है। अब क्या है यहां पर, इसके ऊपर फोर्सेस लग रहा है, एक हमारा सेंटर ऑफ मास से mg, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है नॉर्मल, और पीछे की डायरेक्शन पे लग रहा है हमारा फ्रिक्शन। दीज आर ऑल पॉसिबल फोर्सेस जो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये mg को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है। सो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में यानी ये वाला डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर डेफिनेटली हमारा इक्विलिब्रियम है। तो एक इक्वेशन तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, n जो है दैट विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब ये mg sin थीटा और f के कारण ऑब्वियस सी बात है, एक तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक एक्सीलरेशन होगा। मान लो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है ACM, और इसके अलावा इसका एक एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, मान लो वो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा। सो ये वाले के लिए अगर मैं अलोंग द इंक्लाइन के बारे में बात करूं तो mg sin थीटा माइनस f will be equals to m into ACM। ये हमारे पास along the incline इक्वेशन है। अच्छा, रोटेशनल इक्वेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क प्रोड्यूसिंग फोर्स केवल एक ही है, वो है फ्रिक्शन, बाकी तो सारे सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास कर रहा है। F into R
दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आई 2/3 mr² इंटू अल्फा। ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, राइट। और इसके अलावा लास्ट जो है वो हमारा नो स्लिपिंग का कंडीशन है। नो स्लिपिंग के लिए ये जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है उसका एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ट्रांसलेशन के कारण है ACM और रोटेशन के कारण जो है वो है -α_r बैकवर्ड, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो लास्ट इक्वेशन जो मैं लिख सकता हूं दैट इज ACM इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। सो दीज आर दी सेट्स ऑफ इक्वेशंस जिनको लेकर मुझे आगे बढ़नी है, ठीक है। अच्छा, एक आर तो यहां पर कैंसिल कर दो, तो ये वाला इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा 2/3m इंटू अल्फा आर 2/3m इंटू ACM, ठीक है। नाउ यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं mg sin थीटा -2/3m इंटू ACM दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू ACM। तो मेरे पास इसको यहां पे ले जाने पर क्या आएगा 5/3m इंटू ACM mg sin थीटा, mm इज कैंसल्ड, तो ACM का वैल्यू आ जाएगा 3/5g sin थीटा। ये हमारा ACM का वैल्यू आ जाएगा, तो ये वाला ACM का वैल्यू आ जाने पर मैं क्या लिख सकता हूं जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा F, यहां पर वो क्या आया है 2/3m इंटू ACM। तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा दैट इज 2/3m इंटू 3/5g sin थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड यहां से अगर मैं देखूं सो फ्रिक्शन फोर्स F का जो रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी 2/5mg sin थीटा। तो एक पार्ट तो हम लोग का पहले सॉल्व हो गया जहां पर हमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर म्यू मिनिमम हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये वाला जो फ्रिक्शन है ये ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होना रिक्वायर्ड है, यहां पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होना रिक्वायर्ड है, राइट। तो ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होने के कारण F का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू μn, क्योंकि μn जो है वो उसका लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2/5mg sin थीटा is less than or equals to mu into mg cos थीटा। तो mu जो आ जाएगा that will be greater than 2/5 tan थीटा। तो फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गया है 2/5 tan थीटा। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अच्छा, अब VCM वगैरह कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास ने कवर किया मान लो ये है L। इट इज क्वाइट एविडेंट जो हमारा L है दैट इज इक्वल्स टू h/sin थीटा, राइट। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो है वो तो हमारा फिक्स है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है वो तो हमारा फिक्स है, और सेंटर ऑफ मास को जो दूरी तय करना पड़ेगा वो है हमारा h sin थीटा। तो सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी जो है वो अगर मैं VCM बोलता हूं तो VCM स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू
0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ACM इंटू L, तो हमारे पास VCM स्क्वायर का वैल्यू आएगा ACM 3/5G sin थीटा इंटू L दैट इज H बाई साइन थीटा। तो VCM का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट विल बी अंडर रूट 6GH बाई 5। ये हमारे पास VCM का वैल्यू है। और VCM अगर हमारे पास ऐसा है और ऐसा हमारे पास ओमेगा है, तो VCM मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा R, यानी फॉर प्योर रोलिंग हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो VCM मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा R। तो ओमेगा का वैल्यू जो आएगा दैट इज 1/√R अंडर रूट 6GH अपॉन 5। ये हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आ जाने वाला है। ठीक है, सो ये एंगुलर वेलोसिटी होगा और ये हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा जब ये अलोंग द इंक्लाइन H हाइट हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दो, क्या हम ये पूरा एनालिसिस करे बगैर VCM और ओमेगा हम निकाल सकते थे? जवाब है जी हां। टोटल एनर्जी is conserved as work done by friction जो होगा वो डेफिनेटली हमारा जीरो होगा, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भले ही लग रहा है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो पावर होगा वो हमारा हर इंस्टेंट पे जीरो होने वाली है। राइट, सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस देखूं, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mgh, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमारा हाइट 1 से नीचे आया है। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं, वो कितना आ जाएगा? That is equals to half m VCM square, the translational kinetic energy, plus half I omega square, the rotational kinetic energy, क्योंकि यहां पर हमारा ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ m VCM स्क्वायर। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ओमेगा जो होगा दैट विल बी VCM बाई R, तो प्लस हाफ इंटू 2/3 MR स्क्वायर इंटू VCM स्क्वायर बाई R स्क्वायर। नाउ R स्क्वायर कट, तो दैट इज 1/2 VCM स्क्वायर प्लस 1/3 m इंटू VCM स्क्वायर। सो जितना हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही तो यहां पर गेन होगा, तो दैट विल बी 5/6 m इंटू VCM स्क्वायर। mm इज गॉन, तो VCM जो आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 6GH अपॉन 5। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम लोग यहां पर यह चीज निकाल सकते थे। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से अप्रोच करूं, क्या मैं पूरा का पूरा बिना फोर्स एनालिसिस करके फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? लेट्स सी। अच्छा, VCM तो मेरे पास आ चुका है, VCM जो है वो मेरे पास आ चुका है, तो VCM स्क्वायर
इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 into ACM into distance traveled by the center of mass, that will be h by sin theta. So 6gh by 5 is equals to 2h by sin theta into ACM. तो मेरे पास ACM का जो वैल्यू आएगा that is 3g sin theta upon 5. ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू द नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, दैट इज mg sin theta माइनस f by m. सो यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेरा f by m है दैट विल बी इक्वल्स टू g sin theta माइनस 3 by 5 g sin theta. तो दैट इज इक्वल्स टू 2 by 5 g sin theta. ये मेरे पास f by m का वैल्यू आ चुका है. तो f का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 by 5 mg into sin theta. F will be equals to 2 by 5 mg into sin theta. उम्मीद है ये वाला चीज हमें समझ में आ चुका है. ठीक है, दोनों तरीके से हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं. एंड मेरे लिए मैं जो करता हूं पर्सनली ये वाला मेथड मुझे बेटर लगता है. फोर्स एनालिसिस जो है दैट इज डेफिनेटली मच मोर एडवांटेजियस एंड हम लोग उसी के साथ ज्यादा यूज टू है, बट नॉनदलेस ये वाले टेक्निक से भी हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं. ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी क्या बोला हुआ है. जो मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला हाइट जो है वो है हमारा h. ठीक है, यहां पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इफ दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज गिवन, वहां पर है थीटा. अच्छा, यहां पर मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, यहां पर मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है. ठीक है, ये हॉलो स्फीयर का मास है m और रेडियस है r, और इसके अंदर जो है पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है. यहां पर जो है अंदर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है. ये वाला पानी का भी जो मास है वो है m. ठीक है, राइट. अच्छा, यहां पर जो है दिस इज सफिशिएंटली रफ. दिस वन इज सफिशिएंटली रफ. ठीक है, तो मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी. ठीक है, स्लिपिंग होने का कोई चांस नहीं है, उसके बारे में फिलहाल दिमाग मत लगाना. अच्छा, द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, तो बॉडी को अगर मैं रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं, find VCM when it leaves the inclined plane. When it leaves the inclined plane. ठीक है, क्या क्या केसेस में. पहले वाले केस में जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है TS जो है दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे वाले केस में जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो है -20 डिग्री सेल्सियस. दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, काफी ऑब्वियस डिफरेंस है. इस वाले केस में जो अंदर होगा वो हमारा वाटर होगा, और ये वाले केस में अंदर जो होगा वो आइस होगा. अच्छा, बाय द वे ये एज्यूम कर लेना, आइस बनते ही आइस जो है वो
हमारा इसका जो दीवार है हॉलोस्फीयर का उसके साथ चिपक जाता है, जो कि चिपकना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअल में तो बर्फ एक्सपांड करना चाहिए था, वो एक्सपांड नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो उसके दीवार के साथ चिपका हुआ ही रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज जो भी होगा, ये एज्यूम कर लेना उसका फ्रीजिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर ही है, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस है मान लो, जो भी है भाड़ में जाए, प्रेशर बदलने पर 0 तो रहेगा नहीं, बट -20 से ऊपर है, ये वाला चीज को एज्यूम कर लेना। नेग्लेक्ट एनी विस्कस ड्रैग, कोई भी विस्कस ड्रैग जो है वो हमारा नहीं है, तो दोनों केस में क्या हमारा VCM होगा, क्या कोई डिफरेंस होगा या नहीं, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। अच्छा दोस्तों, किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे उस बात को पहले समझते हैं। अच्छा देखो, अगर हमारा वाटर है, ठीक है, ध्यान देना वाटर जो है वो हमारा लिक्विड है, और लिक्विड होने के कारण क्योंकि मैं विस्कस ड्रैग को नेग्लेक्ट करने बोला हूं, तो उसके ऊपर कोई भी प्रकार का टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगने वाला है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का टेंजेंशियल फोर्स किसी भी हालात पर हमारा नहीं लगने वाला है, तो देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, और कोई भी टेंजेंशियल फोर्स अगर नहीं है, वाटर विल एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करेगा, एक बार दिमाग लगाने का ट्राई करो, प्योर ट्रांसलेशन, यानी अंदर का पानी का कोई भी प्रकार का रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, पूरा का पूरा पानी जो है वो हमारा प्योरली ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होगी वही हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी होने वाली है। अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, जो टोटल लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 2mgh, mgh इसका हॉलोस्फीयर के कारण और mgh पानी के कारण, दैट विल बी इक्वल्स टू हॉलोस्फीयर का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पानी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ठीक है, इसको मैंने ω1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ω1 है वो होगा मेरा VCM/R, क्योंकि वहां पर स्लिपिंग तो नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा हॉलोस्फीयर का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये है पानी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है वो है हमारा हॉलोस्फीयर का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो m काट के तो पूरा खुश हो जाओ, ठीक है, मतलब I को लिख दूंगा, चलो I को लिख दो 2/3 mr², और इसको मैं क्या लिख दूंगा इंटू VCM²/R², ठीक है, R² भी काट दो और m जो है वो हमारा काट दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2gh is equals to VCM² plus 1/3 VCM², that is equals to 4/3 into VCM²। so यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2, तो 3gh/2 is equals to VCM²। so VCM मेरे पास क्या आ जाएगा √3gh/2, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा इन द केस हमारा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है।
लेकिन जब -20°C होगा, यानी हमारा वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ध्यान देना यहां पर मेन जो डिफरेंस होगा, आइस विल ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट। और मैं ये एज्यूम करने बोला हूं जो वो कंटेनर के दीवार के साथ चिपक जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का ओमेगा भी सेम होगा और दोनों का VCM जो होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो यहां पर जो लिखूंगा मैं 2mgh द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। I1 जो है वो है हमारा होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I2 जो है वो है हमारा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 2mgh m VCM स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आएगा, I1 जो है वो है 2/3 mr स्क्वायर और ये है VCM स्क्वायर बाई r स्क्वायर गॉन, 1/3 m VCM स्क्वायर और यहां पर जो आएगा दैट विल बी 1/5 m VCM स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। सो m कैंसिल कर दो, m इज गॉन, सो 2gh इक्वल्स टू, यहां पर अगर मैं देखूं 15 का LCM ले लो तो ऊपर आएगा 15 + 5 + 3, तो यहां पर आ जाएगा 23 इंटू VCM स्क्वायर। तो VCM स्क्वायर जो आएगा 30gh/23, सो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यहां पर आ जाएगा √30gh/23। ऑब्वियस सी बात है आइस वाले केस पे हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कम आनी चाहिए, जो कि क्लियरली एविडेंट है। 30/23 जो है दैट विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली टू बी 1.3 एंड 3/2 इज 1.5। उसका ऑब्वियस रीजन है उसके जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है उसका एक हिस्सा हमारा डेफिनेटली कहां पर जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइस। ठीक है, तो वहां पर जो लॉस है उसके कारण डेफिनेटली हमारा VCM का वैल्यू कम आनी चाहिए थी, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं आया भी है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्या बोला इस पे। अब यहां पर 2 पैरेलल रेल्स है, ठीक है, 2 पैरेलल रेल है। कैसा है पैरेलल रेल्स, देख लो एक बार। ये ऐसे दोनों हमारा हॉराइजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए है, ठीक है। यहां पर जो हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू d, ठीक है। अब ये दोनों रेल के बीच में हमारा एक का सॉलिड स्फीयर जो है वो रखा हुआ है। ये दोनों रेल के बीच में हमारा एक का सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है ऑफ मास m एंड रेडियस r, जो d है वो लेस देन 2r है, ठीक है। g जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। यहां पर ये हम बोला हुआ है जो ये एक प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट करता है, ये हमारा एक प्योर रोलिंग एग्जीक्यूट करता है।
तो फाइंड VCM when it comes down by height h। जब ये h हाइट से नीचे आ जाएगा उस टाइम पे इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा विजुलाइज करो, ये हमारा है सॉलिड स्फीयर, उसका जो VCM होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ होगा, और पूरा का पूरा जो है वो हमारा ऐसे ओमेगा से रोटेट भी करने वाला है। उस बात को सबसे पहले यहां पर विजुलाइज करो, ठीक है। यानी VCM जो होगा दैट विल बी लाइक दिस, और ऐसे इस तरीके से ओमेगा भी हमारा डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात, यहां पर जो सॉलिड स्फीयर है उस पर दो पॉइंट में ऐसे कांटेक्ट रहेगा, जो साइड का दो रेल्स है उन दोनों रेल्स के साथ कांटेक्ट रहेगा। तो वहां पर अगर हम विजुलाइज करें, ये दोनों ऐसा जो सर्कल बनाएगा छोटा सा, अगर मैं साइड व्यू लूं तो मेरे पास एक का छोटा सा ऐसे सर्कल बनेगा, जो सर्कल हमारा इस तरीके से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करने वाला है। ये जो छोटा सा सर्कल है इसका रेडियस है कुछ स्मॉल r, VCM के साथ तो ये भी हमारा नीचे आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे VCM तो सेम होगा, और इसके पास भी एंगुलर वेलोसिटी इतनी ही होने वाली है, ठीक है। ओके नाउ VCM जो है वो हमारा ओमेगा स्मॉल r होना पड़ेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग का कंडीशन जो है वो हमारा दिया हुआ है। ओके तो R और कैपिटल R में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में देखते हैं। ध्यान दो, विजुलाइज करो, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है d/2, ये जो सर्कल बना है उसका रेडियस है कैपिटल R, यानी मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दो। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू लूं तो ये जो है वो है d/2, ये जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल r, और ये हमारा स्फीयर के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए, तो दिस वन इज कैपिटल R, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d²/4 प्लस स्मॉल r² इक्वल्स टू कैपिटल R²। तो स्मॉल r जो आएगा दैट इज अंडर रूट कैपिटल R² माइनस d²/4। ये हमारे पास स्मॉल r का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई करेंगे। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM² प्लस हाफ I इंटू ω², ठीक है। अच्छा नाउ यहां पर ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू mgh, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू VCM² प्लस हाफ I, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना हो जाएगा ये 2 ये हमारा सॉलिड स्फीयर है 2/5 m कैपिटल R², और ओमेगा जो आ जाएगा दैट विल बी VCM² बाई स्मॉल r², ठीक है। सो m यहां पर काट के खुश हो जाओ, तो G इंटू H इक्वल्स टू 1/2 इंटू VCM² प्लस 1/5 इंटू
VCM स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। ओके, सो नाउ VCM स्क्वायर बाई 10 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 2 बाई 1 माइनस, अरे सॉरी यहां पे d होगा, d स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू GH। तो VCM का जो हमारे पास वैल्यू आएगी VCM, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10GH डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस d स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ VCM, जिसके साथ ये वाला चीज हमारा नीचे जाने वाला है। ओके